किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बरसात अब अपने पूरे शबाब पर है। खूब झमाझम वर्षा सभी तरफ हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुख्य खरीफ की फसलें तो बो ही ली होंगी, लेकिन साथ ही उद्यानिकी फसलों को भी आपको भरपूर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि नगद आमदनी देने वाली और शीघ्र आमदनी वाली फसलें होती हैं उद्यानिकी की फसलें, विशेष रूप से सब्जियां। लेकिन मुश्किल ये है कि जब भी हम सब्जियां लगाते हैं तो बहुत सारे अनचाहे मेहमान कीड़े और बीमारी के रूप में चले आते हैं, और अगर समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हमको फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। तो कैसे करें सब्जियों में कीट नियंत्रण, और इसके साथ साथ उद्यानिकी से जुड़ी हुई कई सारी काम की बातें आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के जो मेहमान विशेषज्ञ हैं, आप हैं डॉक्टर कमल सिंह केराड़ साहब। आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी के, और साथ ही वर्तमान में आप अपर संचालक उद्यानिकी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने कहा कि अब जो सब्जियों की क्राइसिस हो रही थी, बड़ी कमी पड़ रही थी, गर्मियों में बड़ी मुश्किल होती है, वो तो अब आसान हो गई है और किसानों के लिए खूब सारे अवसर भी खुल गए हैं पानी आने के साथ। तो मौका है कि किसान भाई खूब अच्छे से उद्यानिकी फसलें लें, लेकिन समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि उद्यानिकी फसलों में इस समय क्या कुछ करना चाहिए किसान भाइयों को। आपने ठीक कहा श्रीवास्तव जी कि बरसात का मौसम अपने शबाब पर है और ऐसे में हमें बहुत सी तैयारियों की आवश्यकता इसमें उद्यान की जो फसलें उसमें पड़ती हैं। खासकर जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उसमें अपन ये देखते हैं कि अभी पौध रोपण की कुछ तैयारी चल रही है, कुछ पौध तैयार कर रहे हैं हमारे किसान भाई। तो अभी भी चूँकि कहते हैं कि उद्यानिकी में आधुनिकीकरण का विकास काफ़ी हुआ है, फिर भी हमारे किसान भाई जो अभी पौध लगाते हैं वो सामान्यतः जो ज़मीन पर उस पर लगाते हैं। तो उसकी जो उन्नत विधियां हैं उसमें चूँकि यदि वो पौध लगाएं तो उन्हें बहुत अच्छा इससे मुनाफा प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि जैसा अपन सब जानते हैं कि सब्जियों के बीज 20,000 रुपये किलो तक हैं जी। तो ऐसे में एक एक बीज का बड़ा महत्व है। और जो बीज से जो पौध तैयार की जा रही है वो भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो आजकल तो इतना सिस्टम बहुत एकदम परफेक्ट सिस्टम में काम किसान भाई हमारे चूँकि कर रहे हैं, या जो नहीं कर पा रहे तो वो भी इस बात पर थोड़ा सा विचार करें और ध्यान रखें थोड़ा सा कि बहुत निश्चित है कि बाज़ार में कब सब्जियों की आवश्यकता है, उस हिसाब से वो पौध अपनी तैयार करें। जी। मतलब एक साथ सारी पौधों की तैयार करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है कि जैसे अभी यदि भिंडी लगाने का यदि समय है तो भिंडी तो सीधे ही खेत में चूँकि उसमें आ जाती है। पर खरीफ की जो प्याज है जिसको अपन कहते हैं कि जब दिसंबर का महीना आता है उस समय प्याज के रेट आसमान पर 50-60 रुपये किलो हो जाते हैं। उस समय अभी चूँकि खरीफ की प्याज को यदि अपन लगाते हैं, उसकी बेहन तैयार करते हैं, तो उसमें अभी 45 दिन का समय लगता है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि वो खुले में लगाने के कारण वो उसमें खराबी आ जाती है, और जो एक बीमारी होती है डैम्पिंग ऑफ जो अपन कहते हैं पौधगलन, उससे काफ़ी प्रभावित होती है। हमारा अनुभव ये बताता है कि 50 से 60% उसमें पौध खराब हो जाती है। जी। तो ऐसे में वो यदि नेट के अंदर चूँकि हल्का सा नेट उसके ऊपर लगा दें जहाँ अपन पौध तैयार कर रहे हैं, और कोशिश करें कि उठी हुई जो क्यारी हैं उसमें लगाएं और पानी ना भरने दें, और पानी ना भरने जी दें। जी जी। अब रसायनों का प्रयोग बहुत से किसान भाई हमारे सोचते हैं कि रसायनों से शायद पौध गलन को अपन नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसमें यदि जैविक का भी यदि अपन इस्तेमाल करें तो कहते हैं कि जीव ही जीव का जीवन है जी। तो इस तरह से जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह है और केंचुए खाद के साथ मिला के उठी हुई क्यारियों में यदि अपन इस तरह की पौध तैयार करते हैं, चाहे वो प्याज का रोपा हो या फिर जो सोलेनेसिस अपन कहते हैं, टमाटर है, बैगन है, और जो अगेती अभी पत्ता गोभी और फूल गोभी की जो अपन पौध तैयार कर रहे हैं, तो उसमें बेहद और स्वस्थ तरीके से वो पौध तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डैम्पिंग ऑफ की तरफ आपने इशारा किया, और ये नर्सरी वाली जो है शुरुआत है जब हमको नुकसान हो सकता है बीमारियों से भी। क्या कीड़े भी नर्सरी अवस्था में प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, कीड़े ही उसमें काफ़ी वो करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसा कि अपन अभी बात कर रहे थे, क्योंकि अपन बात कर रहे थे उठी हुई क्यारियों के साथ साथ प्रोट्रे वगैरह में भी अभी आजकल फैशन काफ़ी बढ़ गया है। जी।
और जो लो कॉस्ट मतलब अपन कहते हैं कम लागत के जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आते हैं या कीट प्रतिरोधी जो नेट आते हैं उसमें हमें तैयार करना चाहिए जी। क्योंकि जो रस चूसक कीड़े होते हैं वो पौध अवस्था में ही उसमें डंक मार देते हैं और वो उसके अंदर विषाणु का वो प्रभाव कर देते हैं। उसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को बाद में दिखते हैं जी। तो अभी जो खास समस्या आती है पौध तैयार करने में, एक तो छोटी जो इल्ली आती है हरे रंग की इल्ली जिसको अपन कहते हैं सेमिलूपर, वो उस पर आक्रमण करती है। और जो रस चूसक कीड़े हैं जो कि नन्हे पौधे होते हैं, तो रस चूसक कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, उन्हें आसानी से वो डैमेज करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए चूँकि एक सीरीज होती है, अपन कहते हैं कि 25-30 दिन में अमूमन पौध तैयार होती है, तो उसके वो 3 फेज़ में अपने को उसमें स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में यदि अपन कोई हल्की दवाई से यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नीम के सहित मिला के ही पहले प्रयोग करना चाहिए। तो ज़्यादातर जैविक नियंत्रण कर लें। हाँ, मतलब मिला के करना चाहिए, मिला जुला के। ठीक है। और जो उच्च लेवल की जो दवाइयाँ हैं जिसमें कोराजन वगैरह और दूसरे थाइमेथॉक्साम है, इन दवाइयों का अपने को आखिरी स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा शुरू से, क्योंकि फेज आउट अभी बरसात का समय है और दवाई का प्रभाव जो रहता है वो 7 दिन से बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता। जी जी। जैसे अपन ने लगाया, पौध लगाया, बारिश हो गई तो वो धुल जाती है दवाई। तो चिपको भी उसमें साथ में मिलाना आवश्यक है। यदि इस पर चिपको भी नहीं है तो शैम्पू का जो 1 रुपये का पाउच आता है वो एक पंप में मिला के भी अपन इस्तेमाल करें। और शुरुआत में हल्की दवाइयाँ और जैविक दवाइयों के साथ अपन आगे बढ़ेंगे तो खर्चा भी कम होगा, वातावरण को नुकसान भी नहीं होगा और जो पौध तैयार होगी वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की पौध अपने को किसान भाइयों को मिल पाएगी। तो आपने बड़ा सरल सा उपाय बताया कि आप जो दवा डाल रहे हैं वो पूरा असर कर पाए, लंबे समय तक कर पाए। इसके लिए उसमें चिपकने वाले पदार्थ, चाहे वो शैम्पू हो या कोई और दवा के रूप में हो सकता है, उसको डालना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक तो आजकल जो आपकी विधि चली हैं और विभाग आपका जो बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहा है वो ढकी बूंदी वाली विधि हैं, ग्रीन हाउस हैं, पॉली हाउसेस हैं, और उसमें डर कम रहता है कि पौधों को नुकसान हो। लेकिन आमतौर पर जो खुले में फसलें बोई जा रही हैं, अगर हम कीट को वर्गीकृत करें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को, तो किस तरीके से 3-4 भागों में हम बांट सकते हैं? देखिए, कीड़ों को यदि अपन वर्गीकृत करना चाहें तो अपन जिसमें अपन कहते हैं कि भाई रस चूसने वाले कीड़े हैं जी, जो कि गर्म आर्द्र वातावरण जैसे ही आता है तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। दूसरा, जो जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े ज़मीन के जो अंदर रहते हैं वो भी काटने वाले कीड़े रहते हैं, वो भी काफ़ी फसलों का भी नुकसान भी कर रहे हैं, उस तरह के कीड़े आते हैं। तीसरा, जो उसमें ग्रुप में जो कीट आते हैं उनमें जो पंख रहता है और वो कड़ा पंख रहता है जी, तो उसकी इल्ली भी नुकसान करती है और उसका एडल्ट भी नुकसान करता है, मतलब प्रौढ़ कीट भी उसको नुकसान करता है। और जो दूसरे प्रकार के जो कीड़े आते हैं वो नुकसान तो कम करते हैं लेकिन वो दूसरे प्रकार की क्षति भी फसलों को ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई डंक मार दिए, फ्रूट फ्लाई मक्खी टाइप का है। जैसे अभी आपके पास अमरूद भी कुछ रखे हुए हम देख रहे हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि खाते कम हैं लेकिन वो डंक मार के जब एक बार चले जाते हैं तो को दिखाना चाहेंगे हमारे किसान भाई। देखें, ये जो डंक लगे दिखाई दे रहे हैं अमरूद के ऊपर, ये फ्रूट फ्लाई का कमाल है। ये फल मक्खी का ये प्रभाव के कारण हुआ है। ये इसका जो प्रौढ़ कीट है जी, वो नुकसान तो कम करता है लेकिन वो क्या काम करता है, इसमें पंक्चर करके अपने अंडे इसके अंदर छोड़ देता है। और ये दिखने में स्वस्थ है फल, लेकिन पास जैसे से देखा जाए तो इसमें हमें डंक फोड़ेंगे तो उसमें डंक दिखेगा। जी, तो इस प्रकार से अपन इन कीड़ों को इसका वो कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये अलग अलग अवस्थाओं पर जो नुकसान पहुंचाते हैं, यदि अपन इसकी बात करें, चर्चा करें, और अलग अलग मौसम में इन कीड़ों का जो प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि विधियां तो बहुत सी हैं इन्हें रोकने के लिए कीड़ों को, लेकिन हम इन विधियों को यदि सिस्टमेटिक तरीके से यदि काम करें, क्रमबद्ध रूप से काम करें, तब हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे कहते हैं किसी समस्या का समाधान साम दाम दंड भेद की जो प्रणाली है, बिल्कुल वही हमारी प्रकृति में जो हमारे कीड़ों से रक्षा करने की है। दुश्मन है तो बचाना तो पड़ेगा, बचाना है। लेकिन हालांकि कई मित्र कीट भी रहते हैं जो अपने आप भी कुछ काम करते हैं, तो पर्यावरण को भी अपने को ध्यान में रखना है। जी, बिल्कुल। और जो उसकी जो विधियाँ हैं, जैसे कि यांत्रिक विधि है, भौतिक विधि है, और उसके बाद जैविक विधि है, रासायनिक विधि है, तो ये जो विधियाँ हैं ये इनका भी अलग अलग महत्व है, सस्यगत विधियाँ हैं जी। तो एक साथ अपने को जब लगता है कि किसी जो कीड़ा बीमारी की समस्या, चूँकि बहुत समस्या होती है, किसान भाइयों का पैसा भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये इस तरह से विधियाँ अपने को क्रमबद्ध रूप से इसको अपनाना चाहिए जी। तो निश्चित रूप से हमें जो कम लागत में हम इन कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण
आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और इसके बाद बहुत जल्दी से अपने दर्शकों के पास वापस लौटेंगे हम। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कमल सिंह किरार साहब से, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी से और साथ में वर्तमान में अपर संचालक भी हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कीड़े के प्रकार बताए। तना छेदक होता है, फल छेदक होता है, पत्ती काटने वाला होता है, पत्ती का रस चूसने वाला होता है, जड़ का भी आपने बताया। तो शायद पौधे की हर अवस्था पर कीड़े आक्रमण करते हैं और उनसे अगर ऐसा लगता है कि आर्थिक क्षति ज़्यादा हो रही है तो हमको बचाव करना पड़ेगा। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि मित्र कीट होते हैं, वो आपस में ही लड़कर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं दुश्मनों के खिलाफ। पर अगर हम बात करें फसल वाइज, जैसे इस समय कद्दू वर्गीय फसलें जो हैं वो ज़्यादा लगाई जा रही हैं, लगाई जाती हैं और लगी हुई हैं खेतों में। इसमें सबसे ज़्यादा रस चूसक भी होते हैं और फल खाने वाले कीड़े भी होते हैं। कैसे, किन किन फसलों में कौन से कीड़े आते हैं और कैसे उनसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, अभी जैसे अपन ने बात की थी, तो जैसे ही कद्दू वर्गीय जो फसलों का नाम आता है तो कद्दू का लाल कीड़ा जो है वो प्रमुखता रूप से सामने आ जाता है। और जैसी फसल अवस्था छोटी रहती है तो आपको देखेंगे कि वो लाल कीड़ा उसके जो मुख्य तना है, वो पत्ती निकलती है उसको काटता है या पत्तियों में गोल गोल छेद बनाना चालू कर देता है। तो वो पौधे की बढ़वार शुरुआती अवस्था में उससे प्रभावित कर देता है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे अपन बढ़ेंगे हल्का सा, तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि रस चूसक कीड़ों में बाकी तो है ही ये सफ़ेद मक्खी वगैरह, लेकिन थ्रिप्स का अटैक भी बहुत तेज़ी से देखने में आ रहा है। जी। मतलब यदि अपन 15 दिन तक किसान भाइयों ने यदि फसल में अपने को वो ध्यान नहीं दिया तो थ्रिप्स से मुझे लगता है कि 25 से 30% तक नुकसान होता है। और उसमें जो चांदी जैसे जो धब्बे दिखते हैं पत्ती के ऊपर, वो उसमें आ जाते हैं। यहाँ तक कि अभी जो लाल मकड़ी है उसका भी कद्दू वर्गीयों में बहुत तेज़ी से अभी मतलब कुछ ही सालों में उसका प्रकोप देखने में आ रहा है। और उसके लक्षण ये दिखाई देते हैं कि हल्के से जो जैसे सुई चुभोते हैं, हल्की से पिन चुभोते हैं, उसके पीले 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 धब्बे यदि पत्तियों के ऊपर दिखते हैं ऊपर, तो आप पत्ती को पलट के जब अपन देखते हैं तो उसमें ढेर सारी लाल और पीली जो मकड़ियाँ हैं
वो बहुत छोटे जाला बना के उसमें दिखती हैं। जी। अक्सर क्या होता है कि मकड़ी की दवाई अलग आती है, थ्रिप्स की दवाई अलग है, और जो लाल कीड़ा है जो कि कद्दू भर की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है उसकी दवाई अलग है। जब अभी तो अपन ने सिर्फ प्रारंभिक अवस्था की बात की है जी। फल की अपन इसमें अभी बात नहीं कर रहे, जिसमें कि फल मक्खी का जो प्रमुखता से अपन प्रकोप देखते हैं वो डंक मार देती है और फल की जो गुणवत्ता है उसको खराब कर देती है। तो अब चूंकि ये इस तरह से तो अपन ने वर्गीकृत किया इन कीड़ों को, अब यदि इसका नियंत्रण की यदि अपन बात करें तो चूँकि बहुत पहले एक दवाई चलती थी क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि अभी भी उसमें है, उसका प्रचलन है। तो लाल कीड़े के लिए यदि क्लोरोपाइरीफॉस अपन ले रहे हैं और 2 ml 1 लीटर में ले रहे हैं और 5 ml नीम तेल AINS की जिसके नाम से आता है बाजार में मिलता है एजाड्रेक्टिन के नाम से, वो उसमें मिला के अपन प्रयोग करें तो जो लाल कीड़ा की जो प्रारंभ की समस्या वो उससे ख़त्म हो जाएगी। और जो थ्रिप्स उसमें आ रहा है तो एसिटिमिप्रड दवाई आती है बाज़ार में, वो भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्रिड और उसके जो कॉम्बिनेशन में दवाई आती है पिप्रोनिल के में, वो भी बहुत कारगर इस थ्रिप्स के ऊपर है। तो ये थ्रिप्स आजकल जो पहले बहुत सूक्ष्म मतलब जाना जाता था कि उस पर आक्रमण नहीं करता या मकड़ी इस पर आक्रमण नहीं करते, तो इनका प्रकोप अब देखा जा रहा है कि ये प्रमुख कीड़े बन गए हैं। ये मेजर पेस्ट इन कद्दू वर्गीय या दूसरे सब्जियों के लिए बन गए हैं। तो मकड़ी के लिए जैसे डाइकोफॉलिक दवाई आती थी उसका भी अपन इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मिटिगेट के जो नाम से एक दवाई आती वो भी। तो इनकी दवाइयों का भी स्तर है। यदि अपन जो दवाइयों के अपन नाम बताए, यदि थोड़ा सा 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और थोड़ा सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ये जो बीच की जो दवाइयाँ वो काम नहीं करती उसमें। फिर उसमें थोड़ा सा हल्की दवाइयों का अपने को ऐसा देखना पड़ता है कि ये दवाई का जो मॉलिक्यूल है वो उसमें ब्रेक नहीं होता और जो हल्की सी ऊपर की दवाइयाँ वो उसमें फिर कारगर होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये ध्यान रखने वाली बात है कि थ्रिप्स की दवाई अलग, लाल कीड़े की दवाई अलग और मकड़ी की दवाई अलग। अक्सर अपने को ये लगता है कि धब्बे उसके ऊपर आ रहे हैं तो अपन कीटनाशक की जगह पे क्या होता है फफूंदनाशक दवाई का इस्तेमाल करने लगते हैं, या जो माइटीसाइड जिसको अपन कहते हैं मकड़ी नाशक, उसका इस्तेमाल ना करते हुए बस सिर्फ कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मकड़ी में 8 पैर होते हैं, बाकी कीड़ों में 6 पैर होते हैं जी। तो इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है। जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि कीड़ों को किन किन वर्गों में अपन बांट सकते हैं, तो उसमें मकड़ी का जो ग्रुप है वो इन कीट ग्रुप से अलग हटके है, उसकी क्षति का भी अलग स्तर रहता है और उसके लिए दवाइयाँ भी अलग हैं। इस समय हमने देखा कि एक बहुत लंबी खींच आ गई, पानी नहीं गिरा है, गर्मी भी काफ़ी रही और एकदम शुष्क जलवायु सी रही। ऐसे में चौकस रहने की ज़रूरत है और नियमित निरीक्षण किसान भाइयों को करना होगा। डॉक्टर साहब, नीम इस समय खूब झड़ रही है, नींबोली खूब पड़ी हुई हैं, किसान भाई इसका कैसे उपयोग कर लें? नीम तो देखिएगा किसान भाइयों ये प्रकृति के लिए वरदान है और हमारे किसान भाइयों के लिए मित्र वृक्ष के नाम से भी बन जानते हैं इसको। निमोली की जब आवश्यकता पड़ती है अपने को तब शायद पूरे बाजार में अपन ढूंढते हैं, वो निमोली नहीं मिल पाती। कहते हैं किसी समस्या का समाधान अपने मेड़ पर ही है, अपने आंगन में ही है, तो अभी निमोलियों को अपन एकत्रित कर लें उसमें से जो गिर रही हैं उन्हें, और जो छाया में उसका हल्का सा जो गूदा है उसको पानी से निचार के बाहर कर लें और इसको हवादार जो स्थान है, छायादार स्थान है, उसमें उसको सुखा के रख लें। निमोली एक बार जब सूख जाती है तो ख़राब नहीं होती वो, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसको हल्का सा क्रश करें, 48 घंटे पानी में भिगोएं तो आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद पानी उसमें से बाहर निकलने लगता है जी। और चूँकि उसको छान के और फिर अपन उसको आधा लीटर भी यदि एक पंप के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये इसको अपन नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और यदि बाज़ार में जो एजाड्रेक्टिन के नाम से आ रहा है वो 1500 ppm में आ रहा है, 3000 ppm में आ रहा है, 5000 एवं अभी तक तो 10,000 ppm में भी बाजार में उपलब्ध है, जिसका कि सिर्फ 1-2 ml ही बहुत पर्याप्त होता है। पहले अपन कहते थे कि 5 ml के प्रति लीटर के हिसाब से डालो तो एक पंप में अमूमन 60 से 75 ml के लगभग पड़ता था, लेकिन अब तो वो 20-25 ml में ही काम हो जाता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों से सलाह लेके ही हम दवाओं का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आज जानकारी आपने दी हैं और हम सोचते हैं कि किसान भाइयों अगर सब्जियां हमें बहुत अच्छा स्वाद देती हैं, बहुत अच्छा भोजन देती हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं इस तरफ भी ध्यान दें और विशेष रूप से रोज़ाना खेतों में घूमेंगे, आपको अपने आप बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिखाई देंगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होंगी। इसी के साथ हम आगे जाएंगे। सुदेश श्रीवास्तव और डॉक्टर कमल सिंह
किरार साहब को आगे दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। राष्ट्रीय कृषक मत्स्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। खरीफ फसलों में पौध संरक्षण, मिर्च की फसल में फल गलन रोग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बकरी पालन हेतु योजना, द्विपहिया निंदाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में राष्ट्रीय कृषक मत्स्य दिवस के अवसर पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में दतिया जिले के लगभग 35 मछली पालन कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दतिया जिले में मछली पालन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं तथा कृषकों को अपनी आमदनी दोगुनी करने हेतु आवश्यक है कि वह कृषि के साथ साथ मछली पालन को भी बढ़ावा दें। समन्वित कृषि पद्धति में कृषि के साथ मछली पालन व्यवसाय को जोड़ने से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि किसानों में आर्थिक संपन्नता भी आएगी। उन्होंने कहा कि दतिया की जलवायु में भारतीय मछलियां जैसे रोहू, कतला, मिर्ग, मृगल एवं कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रॉस कॉर्प मछलियों का पालन आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 10,000 फिंगर लिंग मछली का बीज संचयन किया जा सकता है, जिससे लगभग 40 से 50 क्विंटल तक मछली उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे लगभग 3-4 लाख रुपए तक की आमदनी 1 हेक्टेयर के तालाब से किसानों को हो सकती है। इस अवसर पर किसानों को जानकारी दी गई कि बरसात पूर्व तालाब में मछली बीज संचयन करने से पहले तालाब की तैयारी हेतु सर्वप्रथम तालाब की निदाई गुड़ाई जरूर करें। तत्पश्चात चूने का पाउडर तालाब एवं उसके मेड़ों पर डालना बेहद ज़रूरी है। उसके पश्चात पोटेशियम परमैंगनेट 2 से 3% का घोल तालाब की मेड़ों पर एवं तालाब में स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि तालाब पूरी तरह से कीटाणु मुक्त हो सके और मछलियों की वृद्धि हो सके। जो किसान भाई मछली का बीज क्रय करना चाहें वह कृषि विज्ञान केंद्र या मछली पालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। समय से बोई गई मक्का की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन बाद करें। साथ ही सोयाबीन, अरहर की फसल में मौसम साफ होने पर इंटर कल्चरल ऑपरेशन करें। सोयाबीन की फसल में इल्ली के नियंत्रण के लिए फसल में पक्षियों के बैठने हेतु टी या वाई आकार की 20 से 25 खूंटियाँ एवं 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मक्खी या एफिड कीट के नियंत्रण हेतु किसान भाई अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं। अधिक प्रकोप होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा 2 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में यह बहुत प्रचलित रोग है। इस रोग को फैलाने वाला कवक खेत की मिट्टी रोगी पौधे से लिए गए बीज में विद्यमान रहता है। इस रोग से पौधे का ऊपरी भाग सूखने लगता है और रोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। रोगी पौधे की शाखाओं की पत्तियां गिरने लगती हैं। यदि यह अवस्था फल लगने से पहले आ जाती है तब पौधे में फल नहीं लगते या फिर बहुत कम लगते हैं। फलों के ऊपर रोग के लक्षण छोटे छोटे गोला आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे लंबाई में बढ़ते हैं, बाद में इनका रंग मटमैला हो जाता है और फल सड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 150 लीटर घोल प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाई बकरी पालन का व्यवसाय अपनाकर भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा बकरी पालन हेतु योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बकरी पालन हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई की योजना विभाग द्वारा संचालित है, जिसकी इकाई लागत 77,456 रुपये है। इसमें 10% हितग्राही अंशदान एवं शासन द्वारा प्रदाय अनुदान सामान्य वर्ग हेतु 40% एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 60% है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। फसलों की निदाई के लिए यह एक सस्ता, सुलभ और आसानी से प्राप्त होने वाला द्विपहिया निदाई यंत्र है। यह एक हस्तचलित उपकरण है जिसे काली मिट्टी के शुष्क भूमि क्षेत्र में कतारबद्ध फसलों की निदाई व गुड़ाई की जाती है। इसमें 2 पहिया ढांचा, कांटे सहित बी ब्लेड एवं यू क्लैंप व एक हत्था लगाया जाता है, जिससे यंत्र को आगे धकेल कर व पीछे खींचकर खरपतवार को काटा या उखाड़ा जा सकता है।
इसके उपयोग से पौधों को मात्र 1% का नुकसान होता है। वह हस्तचलित होने के कारण लागत भी बेहद कम आती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।